Hello students, today we are going to discuss about atomic and molecular mass। दोनों टॉपिक 11th क्लास में है, फर्स्ट चैप्टर के अंदर थोड़े बेसिक टॉपिक हैं। ठीक है, आप प्रीवियस क्लासेस में 9th 10th में पढ़ते आ रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज एटॉमिक मास, व्हाट इज मॉलिकुलर मास? द टॉपिक इज एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास पढ़ने से पहले बेसिक व्हाट इज एटम, व्हाट इज मॉलिक्यूल। एटम एक इंडिविजुअल एलिमेंट जो होता है उसको एटम बोलते हैं। लाइक एटम क्या होगा? जैसे हाइड्रोजन का एक इंडिविजुअल, हाइड्रोजन एलिमेंट का इंडिविजुअल एटम, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, हीलियम का, ये एटम्स कहलाते हैं। इंडिविजुअल जब एटम को रिप्रेजेंट किया जाता है किसी एलिमेंट के, दे आर नोन एज एटम्स। सिंपली हम बात कर रहे हैं, एटम की डेफिनेशन अलग तरीके से दी जाती है। And what is molecule? Molecule is the group of atoms। Molecule जो है वो क्या होता है? ग्रुप ऑफ एटम्स होता है। इट मे बी होमोन्यूक्लियर और मे बी हेटेरोन्यूक्लियर। जब एक से ज़्यादा एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। मॉलिक्यूल किस तरह का हो सकता है? मॉलिक्यूल होमोन्यूक्लियर भी हो सकता है, होमोन्यूक्लियर और हेटेरोन्यूक्लियर। What is homonuclear and heteronuclear molecules? होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनके अंदर जो कंबाइनिंग एटम्स हैं वो सेम होते हैं। सेम एलिमेंट के एटम अगर कंबाइन होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? होमोन्यूक्लियर। और अगर डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? होमोन्यूक्लियर। जैसे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है तो इसमें दोनों एटम्स किसके होंगे? हाइड्रोजन के होंगे। इसी तरह से ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है तो उसके अंदर दोनों एटम्स ऑक्सीजन के होंगे। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है तो उसमें दोनों एटम्स नाइट्रोजन के होंगे। हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स किसको बोलते हैं? जिसमें डिफरेंट, जैसे CO2 है, एक कार्बन का एटम और दो ऑक्सीजन के एटम कंबाइन हो रहे हैं। सिमिलरली वाटर जो है इसके अंदर भी दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं। एक आपके पास होता है आयन। व्हाट इज आयन? आयन इज द एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। आयन जो है वो क्या होता है? एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स होता है विच कंटेनिंग आदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। जिस पर या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, उसको हम आयन बोलते हैं। आयन भी दो तरह के हो सकते हैं, होमो न्यूक्लियर भी हो सकते हैं, जो ग्रुप एक से ज़्यादा एटम एलिमेंट्स के कंबाइनिंग से आयन बनेगा वो होमोन्यूक्लियर भी हो सकता है, और हेटेरोन्यूक्लियर भी हो सकता है। होमोन्यूक्लियर हेटेरोन्यूक्लियर का मतलब आप समझ गए होंगे कि किसको कहेंगे। तो आयन जो है इसको हम रेडिकल भी कह सकते हैं। जैसे H+ आयन, ये एटॉमिक फॉर्म में है। इसी तरह से आपके पास NH4+ आयन, ये तो एटम है और ये क्या बन गया? ग्रुप ऑफ एटम्स। इसी तरीके से Cl नेगेटिव एटम का आयन है। SO4-2 सल्फेट को अगर हम लिखेंगे तो ये ग्रुप ऑफ एटम्स का आयन है और नेगेटिव आयन है। तो इस तरह से आयंस को भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि आयंस क्या होते हैं। मास जो है आयंस का, वो मॉलिक्यूलर मास की तरह से ही निकाला जाता है, बिकॉज चार्ज का जो इफेक्ट है वो मास पर नहीं होता है। इसलिए मैंने यहाँ पर आयंस का जिक्र किया है कि आयंस क्या रहते हैं। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, जो इनर्ट गैसेज होती है, इनर्ट गैसेज हमेशा एटॉमिक फॉर्म में ही होती है। यहाँ पर हीलियम का हमने एटम कंसीडर किया है, मॉलिक्यूल के अंदर हम He को ही कंसीडर करेंगे। ये मोनो एटॉमिक गैसेज होती हैं, इनके मॉलिक्यूल्स के अंदर भी सिंगल यूनी एटॉमिक कह सकते हैं हम। इनका जो मॉलिक्यूल है वो यूनी एटॉमिक होता है। बाकी सभी जो गैसेज हैं या कंपाउंड्स हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मोर देन वन एटम
के कंबाइन होने के बाद बनते हैं। सो अब बात आती है कि एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास होते क्या हैं। इनिशियली बिफोर डिजाइनिंग ऑफ मास स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो लेटेस्ट टेक्निक है जिससे क्या किया जाता है, डिफरेंट एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स के मासेस को डिटरमाइन किया जाता है एक्सपेरिमेंटली। तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के डिजाइनिंग से पहले जो एलिमेंट्स के मास एक्यूरेटली कैलकुलेट करने के लिए, मॉलिक्यूल्स के जो मास है वो एक्यूरेटली कैलकुलेट करने के लिए उनको रिलेट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक या रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। एक एलिमेंट के मास को दूसरे एलिमेंट के मास से या एक एटम के मास को दूसरे एटम के मास से क्या किया जाता था, रिलेट किया जाता था और एक्सपेरिमेंटल तरीके से फिर डिटरमाइन किया जाता था एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास को। दोनों को इसलिए हम एक साथ ले रहे हैं क्योंकि दोनों की जो डेफिनेशन है रिलेटिव एटॉमिक मास और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास की, वो एक जैसी है लगभग। तो थियोरेटिकली इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, इसलिए हम एक साथ ही इनको ले रहे हैं। डेफिनेशंस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, बट इस कंसेप्ट की बहुत इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को 1961 से पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में, रिलेटिव की बात कर रहे हैं तो हमें किसी ना किसी एलिमेंट के रेस्पेक्ट में मास को डिफाइन करना है। 1961 से पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में एटॉमिक मास की डेफिनेशन दी गई। आफ्टर 1961 जो यूनियन ऑफ साइंस है, उन्होंने कार्बन के रेस्पेक्ट में एटॉमिक मास को डिफाइन किया, यानी कार्बन के मास से रिलेट करके फिर एटॉमिक मास को दिया। तो यहाँ पर जो डेफिनेशन हम पढ़ेंगे वो कार्बन की डेफिनेशन पढ़ेंगे, बाकी दो को मैं वैसे आपको समझा दूंगा कि वो किस तरह से लिए गए। बिकॉज हाइड्रोजन का जो मास होता है वो एक एटम का जो मास है 1.008 AMU की अभी बात करेंगे, एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है आगे लेक्चर के अंदर। तो 1.008 AMU था और ऑक्सीजन का जो एक एटम का मास था वो 15.995 AMU था, जिससे कैलकुलेशन एग्जैक्ट नहीं आई। तो फिर किसको माना गया, कार्बन को बेस मान करके डेफिनेशन दी गई। एटॉमिक मास को डिफाइन किया गया किसके, कार्बन के रिस्पेक्ट में। कार्बन के रिस्पेक्ट में भी किस तरह से डिफाइन किया गया, जो C12 आइसोटोप है, कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, C12, C13 एंड C14। तो C12 जो आइसोटोप है उसके रिस्पेक्ट में एटॉमिक मास को डिफाइन किया गया। कार्बन 12 आइसोटोप का जो मास है वो 12 AMU, एग्जैक्टली कितना लिया गया, 12 AMU। AMU की मैंने बताया, अभी बात करेंगे AMU क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट। इसलिए कार्बन को रिस्पेक्ट माना। कार्बन को रिस्पेक्ट मान करके डेफिनेशन कैसे दी गई, एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट अपॉन मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 आइसोटोप मल्टीप्लाइड बाई 1/12। इस रिलेशन से ही आप डेफिनेशन जनरेट करेंगे इसकी, किस तरह से, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज दैट क्वांटिटी। एटॉमिक मास किसी एलिमेंट की वो क्वांटिटी है, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज that quantity which represent one atom of that element is how many times, दोबारा बता रहा हूं मैं, atomic mass of an element is that quantity or that number which represent that one atom of that element is how many times heavier than 1/12 part
1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 आइसोटोप ऑफ कार्बन। तो इस तरीके से आप इसकी डेफिनेशन इस मैथमेटिकल रिलेशन से बता सकते हैं कि एटॉमिक मास इज दैट क्वांटिटी और दैट नंबर which represent that one atom of an element is how many times heavier than 1/12 mass of one atom of C12 isotope of carbon। कार्बन का जो C12 आइसोटोप है उसके रिस्पेक्ट में इस तरह से डिफाइन किया गया। अब मैं बात करूं अगर हाइड्रोजन की, जिसकी हमने पहले बात की थी, तो हाइड्रोजन के केस में क्या होगा, बिकॉज हाइड्रोजन का जो मास है आर्बिट्रेटरी स्वैच्छिक रूप से कितना लिया जाता है, 1 लिया जाता है। तो उसके केस में क्या होगा, मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन 12 कार्बन के लिए था, हाइड्रोजन के केस में चूंकि 1 है इसलिए सीधा क्या लिखेंगे, मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। इसी तरह से ऑक्सीजन के केस में अगर इसको डिफाइन करेंगे तो ऑक्सीजन के केस में क्या हो जाएगा, मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 16 जो है आइसोटोप उसको लेते हैं, तो मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाइड बाई 1/16। इस तरह से आप ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में भी इसको क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। इस तरह से एटॉमिक मास को डिफाइन किया गया। अब मैं अगर मॉलिक्यूलर मास की बात करूं यहीं पर, तो मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन भी किस तरह से दी जाती है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, यहां पर क्या आ जाएगा, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, किसी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल का मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ वन एटम ऑफ C12। यहां पर आपको ध्यान रखना है, जब कार्बन के रेस्पेक्ट में डिफाइन करेंगे तो यहां पर वन एटम ऑफ C12 ही रहेगा, ऊपर मॉलिक्यूल लिखा है लेकिन नीचे एटम ही रहेगा। तो मॉलिक्यूलर मास कैसे डिफाइन होगा, मॉलिक्यूलर मास इज दैट क्वांटिटी ऑफ मॉलिक्यूल और दैट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विच रिप्रेजेंट दैट one molecule of the compound is how many times heavier than 1/12 mass of the one atom of C12 isotope। इस तरीके से अपन क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास को डिफाइन कर देंगे। जैसे एटॉमिक मास को डिफाइन किया, ऐसे ही हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, ऐसे ही अपन ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में डिफाइन कर देंगे। वापिस मैं इसको एटॉमिक मास ही लिख रहा हूं, एटॉमिक मास वन एटम और ये एलिमेंट, या मॉलिक्यूलर मास भी रहने देते तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था इससे। अब एग्जैक्टली एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास क्या बताते हैं, जैसे मान लिया मैं एग्जांपल लेता हूं मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का जो मास है हम कितना पढ़ते हैं, 24 AM या 24 यूनिफाइड मास U। अभी बात करेंगे यूनिफाइड मास AMU, इनको ये क्या है और ग्राम्स में जब रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। 24 AMU और 24 यूनिफाइड मास क्या बताता है कि मैग्नीशियम का जो एक एटम है मैग्नीशियम एलिमेंट का, वो 24 टाइम्स हैवियर है कार्बन 12 के एक एटम के जो मास है उसके 1/12 पार्ट से। कार्बन 12 के एक एटम के मास के 1/12 पार्ट से मैग्नीशियम का एटम कितना हैवी है, 24 टाइम्स। इस तरह से अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम के केस में ये 23 AMU होता है। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि सोडियम का एक एटम कार्बन 12 के एक एटम के मास के 1/12 पार्ट से कितना हैवी है, 23 टाइम्स हैवी। तो इस तरीके से इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात आती है इनिशियली कार्बन के लिए, कार्बन 12 जो आइसोटोप है इसके लिए मास ऑफ वन एटम ऑफ C12, कार्बन 12 के वन एटम का जो मास था वो कितना लिया गया, 24 AMU, या यूं कह सकते हैं 24 यूनिफाइड, सॉरी नॉट 24, 12 AMU और 12 यूनिफाइड मास। इसको
12 डाल्टन भी लिखा जाता है, डाल्टन साइंटिस्ट का नाम था और ये एक यूनिट भी है। तो इनिशियली कार्बन के 1 एटम का, जो C12 के 1 एटम था, उसका मास 12 AMU या 12 यूनिफाइड या 12 डाल्टन लिया गया। फिर इस डाल्टन को किस में कन्वर्ट किया गया? इस डाल्टन को ही वापस किस में कन्वर्ट कर लिया गया? एवोग्राम में कन्वर्ट कर लिया गया। एवोग्राम में किस तरह से कन्वर्ट किया उसकी अभी अपन बात कर रहे हैं। एक चीज और यहां पर मैं बता दूं, 1 जो डाल्टन है, 1 डाल्टन की जो वैल्यू है वो 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम्स होती है। ग्राम्स में रिप्रेजेंट करते हैं 1 डाल्टन को, तो इसकी जो वैल्यू है, और इसको अपन ये कह सकते हैं कि 1 एवोग्राम इज इक्वल टू भी यही सेम वैल्यू होती है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब डाल्टन को एवोग्राम में कैसे कन्वर्ट किया गया? एवोग्राम इज द रेसिप्रोकल ऑफ अवोगाड्रो नंबर। अवोगाड्रो नंबर के बारे में आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है कि अवोगाड्रो नंबर क्या होता है। अवोगाड्रो की हाइपोथेसिस है। आगे जब बाकी लेक्चर्स में अवोगाड्रो हाइपोथेसिस जब डिस्कस करेंगे तब आपको बताएंगे अवोगाड्रो नंबर को डिटरमाइन कैसे किया जाता है। रेसिप्रोकल ऑफ अवोगाड्रो नंबर, और अवोगाड्रो नंबर को अपन Na से लिखते हैं जनरली। तो एवोग्राम इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 1/Na, और Na जो अवोगाड्रो नंबर है उसकी जो वैल्यू होती है Na, वो वैल्यू डिटरमाइन कैसे करेंगे वो हाइपोथेसिस में पढ़ेंगे। 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स पर मोल, ये इसकी वैल्यू होती है। तो जब 1 एवोग्राम की बात करते हैं तो दिस इज 6.022 इंटू 10⁻23, दिस इज इक्वल टू कितना आएगा आपके पास? 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। दिस इज इक्वल टू 1 डाल्टन भी लिख सकते हैं, 1 AMU या 1 डाल्टन, 1 एवोग्राम, और इसी को क्या लिखते हैं? इसी को यूनिफाइड मास भी लिखा जाता है, 1 यूनिफाइड मास। दिस इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इसी तरीके से ये तो बात है एटॉमिक मास की। इसी तरीके से मॉलिक्यूलर मासेज की जब बात करते हैं तो मॉलिक्यूलर मास के लिए आपको पता है, प्रीवियसली आपने 9th-10th क्लास में पढ़ रखा है, और 12th वाले जो बच्चे हैं उन्होंने 11th क्लास में खूब अच्छे से पढ़ रखा है कि जो मॉलिक्यूलर मास है, इन जनरल मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं? सम ऑफ एटॉमिक मासेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स या एटम्स। जो मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स प्रेजेंट है उनके जो एटॉमिक मास है उसका क्या कर लेते हैं? सम कर लेते हैं, और फिर उससे क्या आ जाता है? उसका मॉलिक्यूलर मास। तो डेफिनेशन वाइज थोड़ा सा डिफरेंस है, अदरवाइज कैलकुलेशन में आपको मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करना है ये बड़ा इजी सा है कि एटॉमिक मास अगर आपको पता है तो आप मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। तो जो मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास है वो आजकल एवोग्राम में रिप्रेजेंट किए जाते हैं, एवोग्राम की फॉर्म में दिए जाते हैं, या यूं कहें यूनिफाइड मास की फॉर्म में दिए जाते हैं। ठीक है, नाउ कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं? मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एटम है
तो मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन इज गिवन बाय 16 यूनिफाइड मास। क्या मतलब हुआ? 16 यूनिफाइड मास कितनी क्वांटिटी का या कितने एटम्स का मास है ऑक्सीजन के? केवल एक एटम का मास है 16 यूनिफाइड मास। अगर मैं इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करूं तो मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू कितना आएगा मेरे पास? 16 इंटू यूनिफाइड मास की अभी वैल्यू हमने पढ़ी थी कितनी है? 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। इसी तरह से मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ डाई ऑक्सीजन, O2 को डाई ऑक्सीजन लिखा जाता है, कितना होगा? O2 है, वहां पर जब O था तो 16 लिखा था हमने, और जब O2 है तो 16 प्लस 16 32 यूनिफाइड मास, और ग्राम्स में रिप्रेजेंट करेंगे तो 32 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। क्या डिफरेंस है? यूनिफाइड जो मास होता है वो यूनिफाइड मास किसके लिए दिया जा रहा है? चाहे वो एटम का केस है, चाहे वो मॉलिक्यूल का केस है, यूनिफाइड मास इज ऑलवेज इन केस ऑफ एटम, एक एटम का मास होता है जो टोटल इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे, और मॉलिक्यूल के केस में यूनिफाइड मास सिंगल मॉलिक्यूल का मास होता है। ये आप अच्छे से समझ लें कि यूनिफाइड मास एटम के केस में केवल एक एटम का, और मॉलिक्यूल के केस में केवल एक मॉलिक्यूल का मास होता है। इसके बाद हमारे पास आता है अब डिफरेंट जो है एटॉमिक मास के लिए। अभी तक हमने बात की रिलेटिव एटॉमिक मास की। रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब है उसको रिलेट करके निकाल रहे थे हम, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से, कार्बन से, और इसमें AMU या यूनिफाइड मास जो है उसमें वो किसके लिए लिखा जाता है? केवल एक एटम या एक मॉलिक्यूल के लिए लिखा जाता है। अब हम बात कर रहे हैं किसके लिए? एवरेज एटॉमिक मास। व्हाट इज एवरेज एटॉमिक मास? एवरेज एटॉमिक मास इज गिवन इन केस ऑफ आइसोटोप्स। जब किसी एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप्स नेचर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं तो उनकी कुछ परसेंटेज अबेडेंस होती है नेचर के अंदर, उसके बेसिस पर क्या निकाला जाता है? एवरेज एटॉमिक मास निकाला जाता है। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3, H1, H2, H3। H1 प्रोटियम, H2 हैवी हाइड्रोजन जिसको ड्यूटेरियम कहते हैं, H3 रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन होता है जिसको ट्राइटियम भी बोला जाता है। तो इनकी डिफरेंट परसेंटेज एविडेंस होती है नेचर के अंदर, उसके बेसिस पर हम क्या निकालते हैं? एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। मैं जनरल एग्जांपल ले रहा हूँ, X1, X2, ये कोई एलिमेंट है जिसके 2 आइसोटोप है, इसका एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे? Atomic mass of isotope 1 multiplied by percentage abundance, थोड़ा शॉर्ट लिखा हूं मैं इसको, प्लस एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई परसेंटेज अबेडेंस ऑफ आइसोटोप सेकेंड। ये आपके पास जो है आइसोटोप फर्स्ट की परसेंटेज अबेडेंस है, प्लस एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई परसेंटेज अबेडेंस ऑफ आइसोटोप सेकेंड डिवाइडेड बाई 100। इस तरीके से हम एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाई परसेंटेज अबेडेंस
ऑफ आइसोटोप फर्स्ट प्लस एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप सेकंड मल्टीप्लाइड बाई परसेंटेज अबेंडेंस ऑफ आइसोटोप सेकंड डिवाइडेड बाई 100। इस तरीके से हम क्या करेंगे, एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे। मैं क्लोरीन का एग्जांपल ले रहा हूँ। क्लोरीन के दो आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, 35 होता है और एक होता है आपके पास क्लोरीन 1737। इसकी लगभग 75% होती है एविडेंस और इसकी होती है 25% नेचर के अंदर। तो अगर मैं एवरेज एटॉमिक मास निकालूं क्लोरीन का, उसके केस में क्या होगा, एटॉमिक मास 35 मल्टीप्लाइड बाई 75 प्लस 37 मल्टीप्लाइड बाई 25 डिवाइडेड बाई 100। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग 35.5 आता है क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास। अगर मैं एक क्लोरीन एटम की बात करूंगा तो यूनिफाइड मास लेंगे, और अगर फिर मैं इसको ग्राम्स में रिप्रेजेंट करूंगा तो अकॉर्डिंगली जैसे बताया था आप वैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं बोरॉन का। बोरॉन के केस में बोरॉन 5 10 और बोरॉन 5 11 दो आइसोटोप होते हैं इसके। इसकी 20% होती है अबेंडेंस और इसकी होती है 80%। अब इसके केस में अगर मैं निकालूंगा तो 10 इंटू 20 प्लस 11 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 100। इसको भी जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये ऑलमोस्ट कितना आएगा, 10.8 आएगा। आप निकाल सकते हैं इसको। यूनिफाइड मास या AMU एक सिंगल क्लोरीन एटम के लिए, और ग्राम्स में रिप्रेजेंट करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 से। तो ये आपके पास है एवरेज एटॉमिक मास। अब बात आती है ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को जब ग्राम्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो ग्राम एटॉमिक मास लिखा जाता है। अब ग्राम्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो ग्राम्स में जनरल में एक एग्जांपल लेकर करके चल रहा हूं, सोडियम। इसको हम 23 U भी लिखते हैं और सोडियम के लिए हम क्या लिखते हैं 23 ग्राम्स भी। कई जगह पर हमारे अपने पास U लिखा होता है, कई जगह पर ग्राम लिखा होता है। इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है। बहुत बार पूछते हैं बच्चे कि सर U और ये ग्राम्स क्या डिफरेंस है इसके अंदर। यूनिफाइड मास मैंने बताया था, सिंगल एटम का जो मास है वो क्या कहलाता है, यूनिफाइड मास। और सोडियम 23 ग्राम का मतलब है इट इज द मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ये सोडियम के कितने एटम्स का मास है, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास है 23 ग्राम। तो जब हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राम्स में तो ग्राम एटॉमिक मास इज दैट मच क्वांटिटी। इसको अच्छे से आप सुनिएगा, ग्राम एटॉमिक मास इज दैट मच क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट हुज मास। कौन सी क्वांटिटी होती है, हुज मास, जिसका मास इज न्यूमेरिकली इक्वल्स टू एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट। उसका मास न्यूमेरिकली किसके बराबर होना चाहिए, एटॉमिक मास के बराबर। वो क्वांटिटी होती है एलिमेंट की। तो 23 ग्राम का मतलब है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास है। इसी तरीके से ग्राम मॉलिक्यूलर मास की हम बात करें तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी सेम तरीके से डिफाइन होता है। ऑक्सीजन का ही वापस मैं एग्जांपल ले लेता हूं, 632 यूनिफाइड मास। दिस इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। और अगर मैं इसको 32 ग्राम लिखता हूं तो इसका मतलब ये है दिस इज मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, इनका मास। फिर अपने पास टर्म आती है मोलर एटॉमिक मास और मोलर मास या मोलर मॉलिक्यूलर मास की बात कर लें।
अब मोलर एटॉमिक मास का मतलब है 1 मोल क्वांटिटी। मोल की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, 1 मोल क्वांटिटी क्या होती है। 1 मोल क्वांटिटी का जो मास होगा दैट इज नोन एज मोलर मास। अब मोलर एटॉमिक मास भी हो सकता है और मोलर मॉलिक्यूलर मास भी हो सकता है। अगर एटॉमिक एटम की बात करते हैं तो मोलर एटॉमिक मास हो जाएगा, और मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो मोलर मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। फिर मैं वापिस इसी एग्जाम्पल पर आ रहा हूं। 6.022 into 10⁻23 एटम्स, दिस इज 1 मोल क्वांटिटी। आगे बात करेंगे, जब मोल की बात करेंगे तब ये 1 मोल क्वांटिटी होती है किसकी, सोडियम की। इसी तरह से ये 1 मोल ऑक्सीजन की क्वांटिटी होती है। 1 मोल में इतने पार्टिकल्स प्रेजेंट है। 1 मोल की डेफिनेशन यही होती है कि जिसमें अवोगैड्रो नंबर के बराबर पार्टिकल्स प्रेजेंट हो किसी भी एंटिटी के अंदर, उसकी वो 1 मोल क्वांटिटी होती है। मैं अगर जनरल एग्जांपल की बात करूं तो जैसे इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ कि इतने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। 1 मोल इंसान का मतलब क्या हुआ कि इतने इंसान प्रेजेंट है पूरी दुनिया में। वैसे क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती, दुनिया की जो पॉपुलेशन है उसकी 15 to 16 टाइम्स जो है ज़्यादा क्वांटिटी है। तो आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि दुनिया में, वैसे कहते हैं कि बहुत पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन दुनिया में 1 मोल इंसान ही नहीं है, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी। चलो, तो 1 ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मोलर एटॉमिक मास और मोलर मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास जो है उसके बारे में आपको समझ आ गया होगा। 1 मोल क्वांटिटी का मास है। अब दिक्कत यह है कि सर ये लिखा होता है सोडियम Na=23 ग्राम। अब Na=23 ग्राम, इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि 23 ग्राम क्या दिया है, इसका ग्राम एटॉमिक मास दिया है। और अगर हमें 23 ग्राम पर मोल है तो इसका मतलब क्या है, मोलर मास है इसका। वैसे 23 जो है वो सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास भी कह सकते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी कह सकते हैं, सॉरी ग्राम मोलर मास भी कह सकते हैं, यानी 1 मोल क्वांटिटी का मास है। इसी तरह से ऑक्सीजन के लिए डाई ऑक्सीजन 32 ग्राम पर मोल, इसका मतलब 1 मोल क्वांटिटी का मास दिया हुआ। तो इनको डिफरेंट बुक्स के अंदर डिफाइन किया जाता है। मोलर मास क्या होता है, तो मोलर मास भी आपको यहाँ से अच्छे से समझ लेना है। और बाकी क्वांटिटी मैंने आपको डिफरेंसेस बता दिए हैं। होप सो आपको समझ आया होगा। थैंक यू।